वेलकम टू सिवा टेल, जहाँ पर आपको मेरी इमेजिनेशन स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ शियानोंग सुनने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी फॉर नॉट अपलोडिंग रेगुलरली, क्योंकि मेरे मॉम डैड दोनों को एक साथ बुखार हो गया था और मेरे मॉम को बाद में पता चलता है कि उन्हें टाइफाइड हुआ था, जिसके चलते मेरा पूरा वक्त उन लोगों का ख्याल रखने में चला जाता था और मुझे रिकॉर्डिंग करने के लिए वक्त नहीं मिलता था। होप यू ऑल गोना अंडरस्टैंड इट। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और हाँ, मैं आप लोगों के साथ जो नया स्टोरी अब शेयर करने वाली हूँ वो एक बीयू वर्ल्ड पर बेस्ड स्टोरी होने वाला है और उसका नाम होगा द रिवेंज स्टोरी। तो लेट्स स्टार्ट। मैं लानोंग जी, जिसने अपने परिवार के विरुद्ध जाकर अपने कॉलेज के प्यार यानी कि वेंचाओ से शादी किया था, जबकि मेरा शादी बचपन से ही तय कर दिया गया था और वो भी मेरे मॉम डैड के बचपन के दोस्त के बेटे के साथ। लेकिन मैं उन सभी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके मैं अपने प्यार यानी कि वेंचाओ के साथ भाग गया था अपने ही एंगेजमेंट पार्टी पे, जिसके चलते मेरे फैमिली यानी कि लान फैमिली का, जिसका रुतबा पूरे चाइना में मिला हुआ है, उन लोगों का इज्जत मिट्टी में मिला दिया था। जिसके बाद उन लोगों ने मुझसे पूरी तरह से अपना रिश्ता तोड़ लिया, जिसके बाद मैंने वेंचाओ के साथ कोर्ट में मैरिज कर लिया था, जिसके बारे में पूरी दुनिया को पता चलता है तो वो मुझे बेवकूफ़ कहने लगे थे, क्योंकि मैं जो कि लान फैमिली का छोटा ओमेगा प्रिंस था और उसने चूज़ किया एक आम सा इंसान को, इसका कोई अच्छा फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं था। लेकिन तब तो मैं अपने प्यार में ही अंधा था और ये सभी चीज़ों को इग्नोर करते हुए हम दोनों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया और खड़ा किया हम लोगों का वेन कॉरपोरेशन, जो कि साइबर सिक्योरिटी फील्ड में एक उभरता हुआ नाम था, जो कि अब हम लोगों को एक अच्छा सा लाइफ गुजारने के लिए काफ़ी था, ऐसा मुझे लगता था तब तक जब तक मुझे ये पता नहीं चलता है कि मेरा हस्बैंड यानी कि वेंचाओ अपने सेक्रेटरी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में था, जो कि जिन फैमिली से बिलोंग करती थी और वो जिन फैमिली की सबसे छोटी बेटी मिया मिया थी। इसे अपॉइंट मैंने खुद किया था, जिसके लिए मैं अब तक रिग्रेट कर रहा हूँ। लेकिन वेंचाओ इतना ज़्यादा बेशर्म है कि वो इस सभी चीज़ों को मुझे अपने एक अचीवमेंट की तरह बता रहा है और मुझे हमारे डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए कह रहा है, और वो भी हमारे 6th लव एनिवर्सरी के दिन, जिसे देखने के बाद मुझे खुद से ही नफरत हो जाता है, क्योंकि मैंने इस इंसान के लिए मेरा इतना ज़्यादा प्यारा परिवार को छोड़ा था। तभी हमें दिखाया जाता है वेंचाओ वांगची की ओर देखते हुए कहता है कि डोंट वरी, तुम जितना कैपेबल हो तुम अच्छे से सरवाइव कर लोगे और तुम्हें किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि तुम एक सर्वाइवर हो और तुम हर मुसीबत से बाहर निकल आओगे बिना मेरे किसी हेल्प के। जो बात सुनने के बाद वांगजी मन में सोचता है कि तो तुम्हें एक ऐसा इंसान चाहिए था जो तुम्हारा अल्फा ईगो को सेटिस्फाई कर सके और हमेशा तुम्हारे आगे सबमिसिव होकर रह सके, ना कि मैं, जो कि तुम्हारे कदम पर कदम रख कर चलता हूँ और तुम्हारे आगे किसी मुसीबत आने से पहले उससे टैकल कर लेता हूँ। जिसके बाद वो धीरे से अपना जो पर्स था उसमें से एक बॉक्स को निकालकर उसे वेंचा को देता है और कहता है उसे खोलने के लिए, जिसे देखने के बाद वेंचा को समझ नहीं पाता और वो जब उस बॉक्स को खोलता है तो पाता है उसके अंदर वो रिंग था, जिसे देखकर वेंचाओ वांगजी को प्रपोज किया था, जो कि इतना बड़ा भी नहीं था और उसमें किसी भी तरह का डायमंड भी नहीं था, जो कि एक सिंपल सा मेटल रिंग था। लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि इतना रिच होने के बाद भी वांगजी उसे अब तक संभाल कर रखा होगा। अभी वांगजी, जो कि जब वेंचाओ का इतना शॉकिंग सा फेस देखता है तो वो मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम शॉक क्यों हो गए? कहीं तुम ये भूल तो नहीं गए कि आज हम लोगों का
6th लव एनिवर्सरी है। जो बात सुनकर वेंचाओ कहता है, लेकिन ये सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि हम दोनों के बीच अभी किसी भी तरह का रिलेशन नहीं है। तभी वांगजी हंसते हुए कहता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारे अफेयर के बारे में मुझे आज तुम्हारे मुंह से पता चला, लेकिन तुम गलत हो। मैंने आज से 3 दिन पहले ही तुम्हें ऑफिस में पकड़ लिया था, जब तुम दोनों मिलकर मेकआउट कर रहे थे, लेकिन मैं चुप था क्योंकि मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब तुम खुद अपने मुंह से अपने कारनामे के बारे में मुझे बताओगे। ऐसा कहने के बाद वो डिवोर्स पेपर को लेकर उसके ऊपर अपने सिग्नेचर की जगह पर सिग्नेचर कर देता है और उसके ऊपर अपना वेडिंग रिंग को रख कर वहाँ से चला जाता है, बिना और कोई बातें किए और बिना रोना धोना किए। जिस चीज़ का एक्सपेक्टेशन वेंचाओ भी नहीं किया था, क्योंकि उससे लगता था कि जबकि वांगजी उसे इतना ज़्यादा प्यार करता है तो वो उसे डिवोर्स देने के लिए बहुत ही ज़्यादा नखरे करेगा, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उलट हो गया। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता और वो डिवोर्स पेपर लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें लानोंग जी को उसके कमरे में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक सूटकेस में अपना जितना भी सारा सर्टिफिकेट वगैरह था उसे कलेक्ट करता है और अपने लैपटॉप्स और जितना सारा बिजनेस का डॉक्यूमेंट्स वगैरह था, वो सभी चीज़ों को इकट्ठा करके वहाँ से ले जाता है और एक बार भी मुड़कर नहीं देखता है। उसके बाद हमें लिफ्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वांगजी अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहा था और वो मन ही मन खुद को स्ट्रेंथ देते हुए कहता है कि डोंट वरी वांगजी, तुम उसके बिना भी सर्वाइव कर लोगे। लेकिन जब तुम्हारे फैमिली मेम्बर और उस फियोंसे को पता चलेगा कि तुम्हारा लव्ड वेंचाओ ने तुम्हें छोड़ दिया है, तो वो लोग तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाएंगे। ऐसा सोचते हुए वो अपने सर को हिला लेता है और तभी हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ एक आलीशान से बिल्डिंग का टॉप फ्लोर का सीन, जहाँ पर सभी एग्जीक्यूटिव बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गए थे और बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों का बॉस अपने 1 महीने का बिजनेस ट्रिप को ख़त्म करने के बाद आज ऑफिस वापस आ रहा था और अभी तक वो लोगों ने अपना किसी भी तरह का काम को कंप्लीट नहीं किया था, जो भी टास्क उन लोगों के बॉस ने उन्हें देकर गए थे, जिसके चलते सभी लोग बहुत ही ज़्यादा पैनिक के साथ अपना काम को ख़त्म करने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है उसी बिल्डिंग के रूफटॉप पर एक चॉपर लैंड होता है, क्योंकि वो बिल्डिंग में ढेर सारे हेलीपैड बनाए गए थे। इसी से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो बिल्डिंग जिसे बिलोंग करता है वो कितना ज़्यादा रिच होगा। तभी हमें दिखाया जाता है उस ब्लैक कलर के हेलीकॉप्टर से एक हैंडसम सा अल्फ़ा उतरता है, जिसने अपने आँखों में ब्लैक गॉगल के साथ साथ एक ब्लैक ट्रेंच कोट भी पहना हुआ था और जिसके पीछे पीछे उसका एक बेस्ट फ्रेंड, जो कि उसका सबसे पर्सनल असिस्टेंट भी था, वो चल रहा था और वो उससे किसी तरह का ब्रीफ दे रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है इस बिल्डिंग के सभी एम्प्लॉयज़ को पता चल जाता है कि उन लोगों के बॉस यानी कि चाइना का सबसे बड़ा बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हुआ एशिया का वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन वेबुशियन आ गए हैं। तो वो सभी लोग एक लाइन में खड़े हो जाते हैं ताकि वो अपने बॉस को ग्रीट कर सके। तभी हमें दिखाया जाता है विंग, जो कि अपने हेलीपैड से उतरने के बाद लिफ्ट के थ्रू पूरे ग्राउंड फ्लोर पर जा रहा था ताकि वो हर फ्लोर में हुए गए काम को सुपरवाइज कर सके। तभी हमें दिखाया जाता है उसके पीछे खड़ा हुआ उसका बेस्ट फ्रेंड कम सेक्रेटरी सोंगलान कहता है कि इतना खड़ूस फेस मत बनाओ, तुम्हारा ये खड़ूस फेस देखकर सभी लोग क्या मैं भी डर जाता हूँ। जो बात सुनकर विंग तुरंत उसे जवाब देता है, शट अप, अगर दोबारा ऐसी बात किया तो मैं तुम्हारा इस साल का बोनस कट कर दूंगा। जो बात सुनकर सोंगलन चुप हो जाता है, क्योंकि विंग जितना भी ज़्यादा गुस्सा कर ले, लेकिन उसका जो पेमेंट पे स्केल था वो सब कंपनी से ज़्यादा अच्छा था। उसका बोनस किसी दूसरे कंपनी के बॉस के सेक्रेटरी के सैलरी के बराबर था, तो कोई इंसान उस अमाउंट को कैसे मना कर सकता है।
जिसके बाद हमें दिखाया जाता है विंग हर फ्लोर पे जाकर अपने दिए गए टास्क और कंपनी के सारे वर्कर्स को विजिट करता है और सारे काम को सुपरवाइज करता है। जिसके बाद उसे ये सभी चीज़ों को ख़त्म करते हुए शाम हो जाता है और वो जब जाकर टॉप फ्लोर में बने के उसके कैबिन पर बैठता है तो वो इतना ज़्यादा थक जाता है कि वो तुरंत ही अपने टाई को ढीली करते हुए अपने सीट पे लेटते हुए कहता है कि मुझसे और ज़्यादा काम नहीं होगा, चलो घर चलते हैं। जो बात सुनकर सोंगलन, जो कि उसी कैबिन में ऑलरेडी प्रेजेंट था, वो हंसते हुए कहता है कि डूड दैट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि अभी तुम्हारा 2 मीटिंग्स है, जिसके बाद तुम जहाँ पर भी जाना चाहो मैं खुद तुम्हें वहाँ पर छोड़ आऊँगा। जिसे सुनकर विंग फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है, क्या अभी 2 मीटिंग है? मैंने तो आज किसी भी तरह का मीटिंग के लिए हाँ नहीं किया था। जो बात सुनकर सोंगलन कहता है कि डूड, ये जो दोनों मीटिंग में से एक लैंड फैमिली के साथ, दूसरा वेन कॉरपोरेशन के साथ है। जो सुनकर विंग कहता है, वेन यानी कि तुम उस इंसान की बात कर रहे हो? जिसे सुनकर सोंगलन अपने सर को हाँ में हिला देता है। तभी विंग कहता है, तो ठीक है, तुम मुझे थोड़ी देर दो, मैं फ्रेशन अप हो जाता हूँ, उसके बाद मीटिंग के लिए चलते हैं। जिसे सुनकर सोंगलन कहता है, ठीक है, मैं तब तक सभी मीटिंग के लिए जो भी तैयारी वगैरह है वो करता हूँ। उसके बाद हमें दूसरी तरफ हमारे प्यारे लानवांग जी को दिखाया जाता है, जो कि अपने सारे लगेज को लेकर अपने बेस्ट फ्रेंड के अपार्टमेंट के सामने खड़ा हो जाता है। इस इंसान को उसने अपने हस्बैंड यानी कि एक्स हस्बैंड के शादी के बाद बात नहीं किया था, क्योंकि वो उसका एकलौता दोस्त होने के साथ साथ वो हमेशा ही उसे मना करता था वेंचाओ से शादी करने के लिए, क्योंकि उसके मुताबिक वेंचाओ एक अच्छा इंसान नहीं है जो कि फ्यूचर में उसके साथ चीट कर सकता है। लेकिन वांग जी, जो कि प्यार में इतना ज़्यादा अंधा था कि वो ये सभी चीज़ों को इग्नोर करते हुए उसके साथ ही अपना फ्रेंडशिप को तोड़ दिया था। लेकिन आज वो जब उस इंसान ने उसे छोड़ दिया है तो उसके घर के सामने आकर खड़ा हो गया था, वो भी बेशर्म की तरह। लेकिन अब उसे गिल्ट महसूस हो रहा है और वो जब थोड़ी देर रुकने के बाद बिना कोई बेल बजाए वहाँ से जाने ही वाला था, तभी अचानक से उस अपार्टमेंट का दरवाज़ा खुल जाता है और जिसके बाद जब वांग जी उस तरफ मुड़कर सामने वाले इंसान को देखता है, उसके हाथों से उसका जो लगेज का बैग था वो छूट जाता है और नीचे गिर जाता है। इसके चलते एक बड़ा सा नॉइज़ होता है, जिसके बाद उस अपार्टमेंट के अंदर से एक इंसान का जोर का चिल्लाने का आवाज़ आता है और वो पूछता है, हनी कौन आया है और इतना ज़्यादा आवाज़ क्यों हो रहा है? ऐसा कहते हुए वो जब दरवाजा के सामने आता है तो वो सामने लानोंग जी को देखकर उसके हाथों में पकड़ा गया स्पैचुला वो भी नीचे गिर जाता है और वो शॉकिंगली कहता है, वांग जी तुम? तो आज के लिए बस इतना ही। सॉरी वन से, क्योंकि मैंने सोचा था कि जैसे मैं हमेशा वन शॉट अपलोड करती थी वैसे ही एक लंबा सा वन शॉट अपलोड करूँगी, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो रहा है इतना लंबा लंबा स्टोरीज़ को अभी रिकॉर्ड करना, जबकि घर में किसी की भी तबीयत ठीक नहीं है। इसीलिए मेरे छोटी बहन ने सजेस्ट किया है कि मैं आप लोगों के साथ छोटे छोटे पार्ट बनाकर इसे स्टोरीज़ की तरह अपलोड करूँ। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी का पहला पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इसके अलावा अपने पॉइंट ऑफ व्यू को अपने कमेंट के थ्रू बताना मत भूलिएगा। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, क्योंकि ये मेरा स्टाइल नहीं है कि मैं किसी को भी अपने सिचुएशन को एक्सप्लेन करूं, लेकिन जबकि आप लोग मेरे रेगुलर लिसनर हो तो मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ। तो दैट्स इट फॉर टुडे एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन शॉट। तब तक के लिए कीप ड्रीमिंग।